दोस्तों, मैं दिव्यांशु यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी बेस्ट अर्थशास्त्र। क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज़ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र क्या है? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, एक्सचेंज, उपयोग और राजस्व फाइनेंस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? अर्थशास्त्र का मतलब अर्थ, धन और शास्त्र अध्ययन, धन का अध्ययन यानी धन का अध्ययन है इसका मतलब। समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएँ नहीं होती हैं जिसे उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है, उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध हो पाती है। भाई कोई कितना भी बड़ा हो, किसी के पास चाहे जिसके पास कितना भी पैसा हो, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसी बार और जो दोस्तों पहले तो हमारी जो चैप्टर है व्यष्टि मतलब ये छोटा होता है। स्मॉल यानी इसमें छोटी-छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वही आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय से किए जाए यानी इसमें आदान-प्रदान जो होता है उत्पादन और फिर वितरण यानी विनिमय विनिमय का अर्थ एक वस्तु से दूसरी वस्तु लें। जैसे कि मान लो कि राम मोहन है, दोनों के पास राम के पास गेहूँ है और मोहन के पास कपड़ा है, उसके पास मोहन के पास गेहूँ नहीं है, तो कपड़ा देकर राम से गेहूँ ले सकता है। यानी इसी को कहते हैं आदान-प्रदान यानी विनिमय, एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र का मतलब धन और शास्त्र अर्थशास्त्र एक धन का अध्ययन कराता है। ठीक है दोस्तों? समाज में किसी भी व्यक्ति के पास सभी अभी बात की जो सभी वस्तुएँ होती हैं फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता क्योंकि कोई भी मान लो दोस्तों किसी के पास कितना भी पैसा हो, यहाँ तक मुकेश अंबानी भी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं कर सकते। उपभोग करना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे माने जाने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के जनक ने एक परिभाषा दी है, उसके बाद डॉक्टर मार्शल ने दी है, ठीक है दोस्तों? तो हम एडम स्मिथ है जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उनके परिभाषा को देखते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड किस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्रों का धन अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माने यानी हमारे जो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने राष्ट्रों का धन यानी अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। ठीक है दोस्तों? इन्होंने हमारे जो एडम स्मिथ है इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। डॉक्टर मार्शल ने इन्होंने सिद्धांत कल्याण के बारे में संबंधी में परिभाषा दी है। इन्होंने कल्याण के बारे में और इन्होंने कल्याण के बारे में परिभाषा दी है। राबिन्स अर्थशास्त्र का सिद्धांत में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिए। यानी इसमें जो अर्थशास्त्र जो हमारे डॉक्टर मार्शल ने इन्होंने कल्याण के बारे में परिभाषा दी और और इसको लोकप्रिय बना दिए। तो लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में ये भी एक अर्थशास्त्री हैं, लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन इज ऑन द नेचर ऑफ सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक साइंस से तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। इसमें अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना गया है। यानी दुर्लभता का जो लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा को लिखी है इसमें इसमें दुर्लभता का सिद्धांत माना गया। ठीक है दोस्तों? दुर्लभता यानी इसमें तो अर्थशास्त्र बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशन यानी ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र बना दिया यानी माना है। सॉल्यूशन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र माना है। अर्थशास्त्र दो पार्ट में हो जाते हैं दोस्तों, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। ठीक है? ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी-छोटी इकाइयाँ, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यवस्था। ठीक है? अब दोस्तों इसमें देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है इसमें छोटी-छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हमारे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्या का अध्ययन कराता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है दोस्तों अभी हम बात किए ना ये छोटी-छोटी इकाइयाँ यानी ये अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जो व्यक्तिगत यानी आपस में जो व्यक्तिगत होते हैं उपभोक्ता जैसे के और आर्थिक स्थिति के बारे में ये सब अध्ययन इसमें होता रहता है। ठीक है दोस्तों? इसमें ये सब अध्ययन होते रहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और हम समझते हैं जैसे कि मान लो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है दोस्तों इसमें छोटी-छोटी इकाइयाँ बहुत स्मॉल यानी व्यष्टि का मतलब स्मॉल यानी छोटा भिन्न-भिन्न। ठीक है दोस्तों? हम कह सकते हैं इसमें जैसे छोटी-छोटी तो ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है। ठीक है? अब जैसे व्यक्तिगत आपस में जो व्यक्तिगत वो
इकाइयाँ जैसे कि उपभोक्ता, उत्पादक और आर्थिक समस्या कैसे चल रही, कैसे नहीं, इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अब देख लेते हैं हम, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक कीमत, ठीक है? उत्पादक कीमत, साधन कीमत, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। अब हम उत्पादक कीमत देखेंगे। पहला माँग का सिद्धांत है, ठीक है? दूसरा पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों? और हमारे साधन कीमत में आइए, साधन कीमत में मज़दूरी और फिर किराया, ठीक है? और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में जैसे कि दोस्तों कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में लाभ और ब्याज, ठीक है? और यहाँ पर देखिए जैसे कि उम, उत्पादक कीमत यानी माँग का सिद्धांत, या दूसरा है पूर्ति का सिद्धांत यानी साधन कीमत जैसे मज़दूरी, पारिश्रमिक के किराया, ये सब इसके अंतर्गत साधन कीमत के अंतर्गत आ जाते हैं। और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में लाभ और ब्याज-व्याज जैसे ये सब आते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएँ। और फिर यहाँ पर पहला पॉइंट दिया जो कि है जहाँ वस्तुएँ एवं सेवाओं की खरीदी एवं बेची जाती हैं, किस प्रकार? तो किस प्रकार किस प्रकार वस्तुएँ एवं सेवाओं की हाँ, तो दोस्तों देखें, दूसरा पूर्ति का सिद्धांत देख लेते हैं। जहाँ वस्तुएँ एवं सेवाओं की खरीदी एवं बेची जाती हैं दूसरा, जहाँ वस्तुएँ एवं सेवाओं की खरीदी एवं बेची जाती हैं, किस प्रकार वस्तुएँ एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं माँगों को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार वस्तुएँ एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं माँगों को निर्धारित करती हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहाँ वस्तुएँ एवं सेवाओं की खरीद एवं बेची होती है, वो आपूर्ति का सिद्धांत होता है, ठीक है? जहाँ वस्तु एवं सेवाओं की यानी वस्तु एवं सेवाओं की खरीदी, क्रय-विक्रय से संबंधित होती है और आपूर्ति का सिद्धांत होती है। किस प्रकार, अब देखेंगे किस प्रकार वस्तुएँ एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं माँग को प्रभावित करते हैं, इसी के अंतर्गत, ठीक है? और उसके बाद किस प्रकार वस्तुएँ एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं माँग को निर्धारित करती है इसी में, ठीक है दोस्तों? पूर्ति का सिद्धांत। अब अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के बारे में थोड़ा देखते हैं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे दोस्तों। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएँ जो कि पहला है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यानी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो कि हमारा जो है बिज़नेस में ताकि प्रॉफ़िट अच्छा आए और इसकी जो गुडविल है वो सब बने, यानी कौन-सी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें इसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाए और वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें वस्तुओं का उत्पादन? कच्चा माल जैसे रॉ मटेरियल और सब यानी कैसे करें, मतलब इसके लिए कर्मचारी और रॉ मटेरियल ये सब की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन किसके लिए करें? अब ये भी बात उठती है इसमें, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? अब इसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों? और यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई है। यानी यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई है। प्राप्त करने की औसत लागत उदाहरण के लिए अब हम बताते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि दोस्तों फिर से हम देखते हैं सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? संभावना यहाँ पर सीमांत उत्पादन संभावना से प्राय उस वक्र से है जो 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यानी ये जो उत्पादन संसाधनों है, इसमें पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ठीक है? यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई है। जैसे कि दोस्तों वहाँ पर चित्र स्पष्टीकरण किए गए हैं, आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पर। तो अब आर्थिक क्रिया यह वह क्रिया है अब आर्थिक क्रिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। ठीक है दोस्तों? आर्थिक क्रिया के प्रकार उपभोग, कंज़म्पशन, ठीक है? उपभोग, कंज़म्पशन इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों उपभोग क्या होता है? ठीक है? उपभोग क्या होता है? उपभोग के अंतर्गत दोस्तों जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो वस्तु यानी यह एक वस्तु जैसे कि उपभोग करना होता है, किसी वस्तु को खरीदना, उसके बाद उसका उपभोग करना। वस्तु को खरीद कर उपभोग करना, ये होता है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। किसी भी वस्तु पर यानी किसी भी वस्तु का व्यवसाय करना यानी किसी भी उद्देश्य यानी व्यवसाय करना, उत्पादन किसी चीज़ का उत्पादन करना, तो उत्पादन के अंतर्गत आता है। प्रोडक्शन, विनिमय एक्सचेंज जो कि दोस्तों इसके अंतर्गत एक्सचेंज विनिमय के अंतर्गत जैसे दोस्तों की ए आदान-प्रदान करना यानी लेन-देन करना। जैसे मान लो अभी आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दिए थे जो कि शुरू में, मान लो राम और श्याम है। श्याम के पास मान लो गेहूँ है ज़्यादा और राम के पास गेहूँ छोड़कर कपड़ा है उसके पास ज़्यादा, वस्त्र है। तो राम क्या करेगा, वो अपना गेहूँ देकर वो अपने कपड़े को ले सकता है। तो इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है जैसे कि आदान-प्रदान करके ही काम चला वो इसका विनिमय का वस्तु कीमत साधन कीमत निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों? निवेश इन्वेस्टमेंट जो कि पूँजी जैसे कि कहीं पर लगाया जाए, इन्वेस्टमेंट जैसे कहीं आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो आपका मतलब उसमें बढ़ता है। ठीक है दोस्तों?
आर्थिक क्रियाएँ के प्रकार ये सब हैं दोस्तों। कंज़प्शन उपभोग, कंज़प्शन, उत्पादक, प्रोडक्शन, विनिमय, एक्सचेंज और निवेश, इन्वेस्टमेंट, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब इसके सकारात्मक पॉजिटिव अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं और आदर्शक नॉमिनेटिव अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सकारात्मक वास्तविक अर्थशास्त्र विश्व में जो कुछ हो रहा है अथवा हो सकता है के विषय में बात कर सकते हैं, ठीक है? सकारात्मक जो है विश्व में जो कुछ हो रहा है अथवा हो सकता है इस विषय में बात कर सकते हैं, ठीक है? और इसी को अपोजिट देखिए आदर्शक अर्थशास्त्र में चीज़ों के बारे में नैतिक मूल्यांकन उपलब्ध कराता है और क्या होना चाहिए, यानी ये चीज़ों के बारे में नैतिक मूल्यांकन उपलब्ध कराता है और क्या होना चाहिए। फिर इधर सकारात्मक वास्तविक अर्थशास्त्र में देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न क्रिया विधियों किस प्रकार कार्य करती हैं इसका होता है। फिर इधर आदर्शक अर्थशास्त्र में देखिए विभिन्न क्रिया विधियों हमारे लिए अनुकूल भी है या नहीं, यानी विभिन्न क्रिया विधियाँ जो हैं वो हमारे लिए अनुकूल है भी या नहीं है, इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए सकारात्मक वास्तविक अर्थशास्त्र ये वास्तविक आंकड़ों आधार पर आंकड़ों आधार पर सत्यापन किया जाता है, यानी वास्तविक जो रियली आंकड़े होते हैं रियली उस पे सत्यापन के आधार पर किया जाता है। और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन किया जाता है, इधर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन नहीं किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है। वास्तविक तथ्यों पर या परामर्श नहीं है, वास्तविक तथ्यों पर या परामर्श है इसकी बात। तो उदाहरण में जैसे हम देख सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में कीमतें एक की निरंतर बढ़ रही है, ठीक है? और भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने से है इसमें और निरंतर बढ़ रही है। भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है। भारत में बेरोज़गारी को कम किया जाना चाहिए जो कि बेस्ट अर्थशास्त्र में देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में कीमतें की निरंतर बढ़ रही है। भारत में इसमें मतलब वो जो अर्थशास्त्र है जो सकारात्मक है, इसमें ये दिए गए और इसमें भारत में बढ़ती कीमतों में नियंत्रण यानी इसमें केंद्र नियंत्रण इसको रोकथाम करने के लिए उठाए जाने चाहिए। भारत में बेरोज़गारी को कम किया जाना चाहिए, यानी जो बेरोज़गारी है इसको कम किया जाना चाहिए, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में इसमें बात किया गया है दोस्तों। बेरोज़गारी से आज तो दोस्तों ये थी थ्योरेटिकल बातें जो आप लोग मतलब एक नज़र डाल के अगर वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लेंगे ना तो आप लोग को पूरे चैप्टर के बारे में परिचय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें तो हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत स्तर पर यानी जो व्यक्तिगत स्तर होता है उसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। जैसे उपभोक्ता का एक उत्पादक एक फर्म, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, ठीक है दोस्तों। और समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। और इधर व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है और इधर समष्टि में इसमें समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें इसको आय एवं रोजगार सिद्धांत द्वारा जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और इधर तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की इसमें इसमें आर्थिक समस्याओं का निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की होती है, ठीक है दोस्तों। यानी जो बेस्ट अर्थशास्त्र है हमारे व्यक्तिगत स्तर पर मतलब व्यक्तिगत स्तर पर होता है और ये हमारे आर्थिक इकाइयों यानी संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट अर्थशास्त्र की कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसको आय एवं रोजगार सिद्धांत द्वारा जाना जाता है। और जो बेस्ट अर्थशास्त्र है इसमें आर्थिक समस्या का निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है। और जो समस्या अर्थात होती है इसमें रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि की समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक वस्तु की कीमत का निर्धारण अध्ययन होता है और इसमें समान कीमत स्तर का अध्ययन होता है। अब ये समझने वाली बात है दोस्तों की जैसे कि देख रहे हैं इसमें एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन होता है। इसमें जो बेस्ट अर्थशास्त्र है इसमें एक वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन होता है। और जो हमारा समस्या अर्थशास्त्र है इसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन। तो दोस्तों अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दोस्तों शेयर कीजिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।